नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अ, तो रीट की जो पात्रता परीक्षा है उसमें एक नया टॉपिक जुड़ा है। दो L1 और L2 दोनों के अंदर जो है वो समाहित किया गया है राजस्थानी भाषा और साहित्य। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को देखेंगे, उसके बाद में हम साहित्यकारों को देखेंगे और कौन कौन सी चीजें जो है वो अपने एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, सबको डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन वीडियो की। उससे पहले एक बार सभी से रिक्वेस्ट कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास से हमारा जो वीडियो है वो सबसे पहले पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थानी भाषा की। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा की हम बात करें देखिए, पहले दो तीन चीजें सामान्य से फैक्ट हम देखते हैं कि सबसे पहले इसके उल्लेख की बात करें तो एक किताब अपने को मिलती है कूले माला। इस कूले माला ग्रंथ के लेखक है उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी उद्योतन सूरी ने सबसे पहले 859 विक्रम संवत में जो है वो ये पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक के अंदर उन्होंने टोटल 18 भाषाओं का उल्लेख किया। आपको याद रखना है कूले माला ग्रंथ में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 18 भाषाओं का उल्लेख है। कूले माला ग्रंथ जो है उसमें टोटल कितनी प्रकार की भाषाओं का उल्लेख है, तो आपको याद रखना है टोटल 18 भाषाओं का वर्णन। ठीक है, 18 भाषाओं का उल्लेख है कूले माला ग्रंथ में। और इन 18 भाषाओं में से एक भाषा है जो अपने से रिलेटेड है, उसका नाम वहां पे दिया गया है इन 18 भाषाओं में से मरुवाणी। मरुवाणी, और ये जो मरुवाणी है यही राजस्थानी है। तो सबसे पहले उल्लेख अगर प्रत्यक्ष रूप से तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर सबसे पहले अपन माने कि उल्लेख जो है वो राजस्थानी का कहां पे है, तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन ऐसे आपका निकल के आता है कि सबसे पहले उल्लेख कूले माला में किया उद्योतन सूरी ने। ठीक है, उसके बाद में यहाँ दूसरी बात ये भी पूछी जा सकती है कि कूले माला में उद्योतन सूरी ने किस नाम से उल्लेख किया, तो वहां इसको मरुवाणी कहा, मारवाड़ की भाषा कह सकते हैं या मरुस्थल की भाषा इसको कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको यहाँ से दूसरी याद रखनी है भाई, यहाँ पे तो इन्होंने राजस्थानी शब्द यूज ही नहीं किया। तो राजस्थानी शब्द का प्रयोग, राजस्थानी शब्द का प्रयोग जो है राजस्थानी शब्द का प्रयोग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक नाम याद रखना है, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने 1912 में एक किताब लिखी। किताब का नाम भी पूछा जा सकता है, इसलिए किताब का नाम भी आप अच्छी तरह से याद रखें, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ये पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक के अंदर इन्होंने जो है पहली बार राजस्थानी शब्द का उल्लेख किया। राजस्थानी भाषा के लिए जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन जो थे, इन्होंने प्रथम बार जो है वो उल्लेख किया किस शब्द का, राजस्थानी शब्द का उल्लेख किसके द्वारा किया गया, जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन के द्वारा किया गया। तो दोनों फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। पहली चीज कि राजस्थानी भाषा के में मरुवाणी के रूप में उल्लेख उद्योतन सूरी ने कर दिया, और उसके बाद में जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने राजस्थानी शब्द का उल्लेख लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, दोनों किताबों के नाम याद रखें, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका अगर हिंदी में नाम मिलता है तो भारतीय भाषा विषयक कोश, याद रखना है भारतीय भाषा विषयक कोश के अंदर इन्होंने इसका उल्लेख किया। ठीक है, ये तो होगी इसकी समझे बेसिक सी बात। अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत की सभी जो भाषाएं हैं वो किससे निकली है, तो भारत की सभी भाषाओं की मात्र जो भाषा है वो कौन सी है, संस्कृत।
भाई सबसे पहले संस्कृत है, और संस्कृत कौन सी, जो वेदों में लिखी गई है, तो इसके लिए कई बार शब्द मिलता है वैदिक संस्कृत। सबसे पहले कौन सी भाषा थी, वैदिक संस्कृत। तो मेन जो मातृभाषा हम कह सकते हैं वो कौन सी थी, वैदिक संस्कृत, जिससे वेद लिखे गए। ठीक है, अब ये वैदिक संस्कृत जब कठोर लगने लगी लोगों के, सबके आम लोगों के समझ में नहीं आई, तो इस वैदिक संस्कृत से एक दूसरी चीज बनी जिसको कहते हैं लौकिक संस्कृत। भाई संस्कृत का जो सरल रूप जो है वो आम जन में प्रचलित था, वो क्या हो गया, लौकिक संस्कृत। पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत। जब ये लौकिक संस्कृत भी समझ में नहीं आई, तो फिर आगे बढ़ी आपके पाली, आगे बढ़ी आपके कौन सी भाषा, पाली भाषा। आपको पता होगा जब आप जैन और बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, तो आपने यहां पढ़ेंगे कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो किस में लिखे गए, पाली भाषा में लिखे गए। बौद्ध धर्म के ग्रंथ किस में लिखे, तो पाली भाषा में लिखे गए। याद रखना है, यहाँ पे कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं कि भाई पाली भी जब कठोर लगने लगी तो क्या करें, उससे भी नीचे आ गए। उससे नीचे आए तो उससे नीचे कौन सी आई, प्राकृत। क्या बन गई, प्राकृत बन गई। अब प्राकृत के बारे में याद रखिए, एक का आपने बौद्ध लिखा, दूसरे के लिखो जैन धर्म के ग्रंथ। कौन से धर्म के, जैन धर्म के जो ग्रंथ है वो किस में लिखे गए, तो वो ग्रंथ लिखे गए प्राकृत में। सीक्वेंस याद रखना है, एक बार ढंग से याद रखते ही एक बार देखते ही आपको याद होने वाली चीज है। ठीक है, अब यहां आके क्या हुआ कि प्राकृत के बाद में एक नया दौर शुरू हुआ, उसको कहते हैं अपन अपभ्रंश। क्या कहते हैं, यहां से निकला आपका अपभ्रंश। ठीक है, और ये जो अपभ्रंश का जो जन्म हुआ, ये अपभ्रंश यहाँ पे अपन जो है वो मेनली 3 प्रकार के अपभ्रंश को यहाँ पे देखेंगे। पहला शोरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, पहला कौन सा है, शोरसेनी अपभ्रंश। दूसरा मरुगुजरी। ठीक है, और तीसरा है नागरी अपभ्रंश। तो सब याद रखने वाली ये चीज है कि पहले शोरसेनी अपभ्रंश, उसके बाद में मरुगुजरी अपभ्रंश, और उसके बाद में कौन सा आया आपका नागरी अपभ्रंश। ठीक है, शोरसेनी, मरुगुजरी और उसके बाद में नागरी अपभ्रंश। आपका जो शोरसेनी अपभ्रंश था, इस शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का उद्भव हुआ। अगर आप हिंदी पढ़ेंगे आगे और हिंदी में पूछ लिया जाए कि हिंदी का उद्भव कहां से हुआ, तो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ। और यहाँ पे देखिए मरुगुजरी अपभ्रंश अपने लिए ये मोस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो अलग अलग विद्वान अलग अलग जगह से मानते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो है वो किससे मानते हैं, मरुगुजरी से मानते हैं। तो मरुगुजरी अपभ्रंश से किसका उद्भव हुआ, इससे आपके राजस्थानी का उद्भव हुआ। राजस्थानी का उद्भव। ठीक है, इससे आपके कौन सी भाषा का उद्भव हुआ, इससे आपके राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ। तो बेसिक सी चीज आपको याद क्या रखनी है कि भाई राजस्थानी की उत्पत्ति किससे हुई, और राजस्थानी की उत्पत्ति जो है वो कहां से याद रखेंगे अपन, हाँ यहां से राजस्थानी की उत्पत्ति को याद रखेंगे अपन कहां से, अपन रखेंगे वैदिक संस्कृत से। सबसे पहले याद रखना है कि सबसे पहले क्या आई, वैदिक संस्कृत आई, जो जिनमें वेद लिखे गए। ठीक है, उस वैदिक संस्कृत से क्या बनी, लौकिक संस्कृत बनी, जो सामान्य लोग की भाषा थी। उसके बाद में पाली भाषा का जन्म हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनका लेखन किया गया।
और उसके बाद में पाली से क्या आया, प्राकृत भाषा आई। और प्राकृत भाषा में कौन से ग्रंथ, धर्म के ग्रंथ लिखे गए, जैन लिखे गए। और उसके बाद में क्या हुआ कि अपभ्रंश का जन्म हुआ। और अपभ्रंश में मेनली हमने बात करी शोर से नहीं, तो शोर से नहीं अपभ्रंश से तो किसकी उत्पत्ति हो गई, हिंदी की उत्पत्ति हो गई। और अपभ्रंश दूसरा कौन सा, मरुगुजरी। तो मरुगुजरी अपभ्रंश से जो है अपन किसकी उत्पत्ति मानेंगे, राजस्थानी की। तो आपके लिए मोस्ट चीज होगी कि राजस्थानी की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई, तो राजस्थानी की उत्पत्ति मरुगुजरी अपभ्रंश से हुई। ठीक है, तो ये हो गया राजस्थान की उत्पत्ति से संबंधित एक साधारण सा जो है वो चार्ट हो गया कि किस तरह से अपने को उत्पत्ति को याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, एक एक लेके इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें जो है वो मैं ना। अब आप यहाँ से राजस्थानी की जो है इसमें दो शैलियां भी आप याद कर ले पहले। राजस्थानी भाषा की शैलियां, ठीक है, राजस्थानी भाषा की जो है वो टोटल कितनी शैलियां हैं, तो राजस्थानी भाषा की टोटल 2 शैलियां हैं। देखिए ये सबसे मोस्ट चीज है, राजस्थानी भाषा की जो शैलियां हैं वो मोस्ट है, इसलिए है क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है और पूछे जाने की संभावना जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा की शैलियां कौन कौन सी है, इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 प्रकार की शैलियां हैं, एक है डिंगल शैली, याद आया कुछ, और दूसरी है पिंगल शैली। देखिए आपको याद रखना है कि शैली और बोली 2 अलग अलग चीज है। शैली और बोली अलग अलग चीज है, जैसे मारवाड़ी, मेवाती, राजाटी, ढूंढाड़ी, ये सब तो क्या है, बोलियां हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि शैली कौन कौन सी है राजस्थानी की, तो राजस्थानी की भाई 2 ही शैली है, एक डिंगल शैली है और दूसरी कौन सी है, पिंगल शैली है। अब इन दोनों शैलियों की छोटी छोटी विशेषताएं हैं, इन दोनों शैलियों की छोटी छोटी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल, यार भाई ये बना रहा है तो किसका, राजस्थान का बन गया, किसका, भारत का बन रहा है। चलो कोई नहीं, ऑनलाइन ले लेते हैं। ठीक है, अब ये प्रश्न यह आता है कि डिंगल और पिंगल में क्या फर्क है, तो आपको याद रखना है कि जो अपना पश्चिमी राजस्थान है, यानी ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा पश्चिमी राजस्थान जिसको हम कहते हैं, ये पूरा जो क्षेत्र है वो डिंगल का क्षेत्र है। वो किसका क्षेत्र है, डिंगल का क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र है वो किसका क्षेत्र है, पिंगल का क्षेत्र है। याद रखना डिंगल की जो शैली है वो किसकी है, तो भाई ये पश्चिमी राजस्थान की है। ये किसकी है, पश्चिमी राजस्थान की शैली है। पश्चिमी राजस्थान में जो है वो इसका प्रयोग किया गया। और पिंगल है, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि ये सीमा रेखा बना दी, इधर भी इसका यूज किया गया लेकिन उतना नहीं। तो पश्चिमी राजस्थान की मेन शैली इसको मानेंगे। पिंगल को कहेंगे अपन पूर्वी राजस्थान की शैली है। ये कहाँ की है, पूर्वी राजस्थान की शैली। ठीक है, तो एक चीज तो इसमें दोनों में ये फर्क आपको याद रखना है। एक ये जो है पिंगल जो है उसमें आपको याद रखना है, डिंगल में राजस्थानी का साहित्यिक रूप, राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। भाई जितना भी साहित्य रचा गया ना राजस्थानी में, वो अधिकतर ज्यादातर जो है वो किस में रचा गया, डिंगल में रचा गया। इसलिए डिंगल को कहते हैं राजस्थानी की साहित्यिक शैली। तो राजस्थानी का साहित्यिक रूप जो है वो कौन सी है, डिंगल शैली है। और राजस्थानी का जो साहित्य रचा वो किसने रचा, तो राजस्थान में ज्यादातर साहित्य रचा हमने, यानी चारणों ने। तो आप ये कह सकते हो भाई ये किसकी शैली है, तो ये चारणों की शैली है।
विशेष रूप से चारणों की शैली है। इसके साथ साथ मोतीसर राव और डैडी जो है उनकी भी ये है, लेकिन विशेष रूप से चारण साहित्य की जो रचनाएं हुई, इसमें चारण साहित्य की जो राजस्थानी में रचनाएं हुई, वो सारी रचनाएं किसमें हुई? डिंगल साहित्य में हुई। तो आपको याद रखना है, डिंगल जो है शैली पूर्वी राजस्थान की शैली है, पहली बात। सॉरी, पश्चिमी राजस्थान की शैली है। दूसरी याद रखना, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक शैली है। तीसरी चारणों की है। और चौथी चीज आपको याद रखनी है कि ये देखिए किसके टच में है, यहाँ पे कौन सा आ रहा है? गुजरात। तो इसलिए इसमें राजस्थानी और गुजराती का क्या है? मिश्रण है। आपको याद रखना है, राजस्थानी और गुजराती का मिश्रण, राजस्थानी और गुजराती का मिश्रण है। एक विशेषता इसकी और है, और वो क्या है कि वीर रस प्रधान है। जितने भी युद्ध संबंधित वर्णन किए गए, जितने भी वीर रसात्मक काव्य लिखे गए, वीर रसात्मक काव्य में अगर एक दो की अपन बात करें तो अपन यहाँ लिख सकते हैं वैली कृष्ण रुक्मणी री, वैली कृष्ण रुक्मणी री, ये किसकी रचना है? आपको बताना है। वैली कृष्ण रुक्मणी री वीर रसात्मक काव्य है, डिंगल शैली में रचित किया गया है। और रचना किसकी है आपको बताना है। ये आप कमेंट में बताओ, देखिए एक दो कमेंट तो करो भाई, कम से कम बताओ तो सही। ठीक है, आपका नॉलेज कितना कहां तक पहुंच चुका है। तो आपको ध्यान रखना है, डिंगल शैली में हम पिंगल को भी पढ़ेंगे, डिंगल की बात कर रहे हैं हम, तो डिंगल शैली में याद रखना है कि डिंगल शैली पश्चिमी राजस्थान की शैली है, पहली चीज। राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, दूसरी चीज। तीसरी चारणों की शैली है। और चौथी चीज है राजस्थानी और गुजराती का मिश्रण है। पांचवी मेन बात, वीर रसात्मक काव्य है, वीर रस प्रधान जो है ये शैली है। तो ये तो राजस्थान की एक शैली होगी, डिंगल शैली, याद रखें। ठीक है, सेकंड में चलते हैं, राजस्थान की दूसरी शैली। और वो दूसरी शैली कौन सी है? राजस्थान की पूर्वी, जिस राजस्थान की यानी पिंगल शैली। अब देखिए, ये जो शैली है, ये शैली किसके टच में आ रही है? तो ये शैली यूपी और एमपी के टच में है। ठीक है, तो यूपी और एमपी का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? ब्रज क्षेत्र कहलाता है। तो उसके संपर्क में होने के कारण ये क्या हो गई? ब्रज भाषा का मिश्रण है। तो उसमें आप लिख सकते हो कि राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा का मिश्रण। राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रण जो है आपको इसके अंदर मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें, हमने यहाँ पढ़ा कि वीर रस प्रधान है, हमने पढ़ा वीर रस प्रधान है, तो आप इसको लिखो। देखो, वीर के अलावा दूसरा रस मैन कौन सा होता है? श्रृंगार। जो हिंदी के स्टूडेंट है वो अच्छी तरह जानते हैं वीर रस क्या होता है, श्रृंगार रस क्या होता है। ठीक है, संयोग श्रृंगार क्या होता है, वियोग श्रृंगार क्या होता है, विभत्स रस क्या होता है, सारी चीजों की जानकारी उनको विशेष रूप से है। वहां ये हमें डिफाइन नहीं करना है कि फर्स्ट ग्रेड नहीं पढ़ रहे हैं, अपन रीट पात्रता परीक्षा के लिए तो ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि श्रृंगार रस से युक्त है, और ये किससे युक्त है? वीर रस से युक्त है। अभी इसमें किसका संपर्क है? ब्रज भाषा का है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यहाँ आपने क्या कि ये किसकी शैली है? तो ये चारणों की शैली थी, कौन सी? डिंगल। और यहाँ पे आपको पिंगल जो है तो वो आपको याद रखनी है। ये जो भाट जाति है तो बाटों की शैली है, किसकी? बाटू ने जो अपना काव्य रचा वो किस में रचा है? तो वो अपना काव्य इन्होंने रचा है किस में? पिंगल के अंदर रचा है। ठीक है, पिंगल में रचा है। और अगर आप ग्रंथ जैसे वैली कृष्ण रुक्मणी लिखी ना आपने, तो उसी तरह से आप जो है वो लिखना चाहो तो ग्रंथ का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो। ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और किस किस शैली में है? तो वो पिंगल शैली में है। तो मुझे विश्वास है कि आपको राजस्थानी की शैलियां जो है वो समझ में पूरी तरह से आ गई होगी। एक बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगी। नहीं आती है, ये सारे के सारे नोट्स जो है, इसके अलग से जो नोट्स बने हुए वो भी आपके डाल दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। बस आपको क्या करना है, उस चैनल को ज्वाइन करना है। हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, नाम है द ड्रीम RAS ऑफिशियल। ठीक है,
द ड्रीम RS ऑफिशियल, ठीक है। और इसके साथ साथ आप इसको टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, वहां आपको पूरे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और इसके अलावा आपको जो है वो यूट्यूब पे द ड्रीम RS जो चैनल है अपना, उसको भी सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करते हुए शेयर करते हुए आगे बढ़ना है। तो आगे अपन चलते हैं राजस्थानी भाषा में, ठीक है। आगे देखिए हम शॉर्ट में पढ़ेंगे इसको, तो पीपीटी के माध्यम से हम देखते हैं। हमने पहले पढ़ लिया है कि विक्रम संवत 835 यानी 913 ईस्वी में जो है उद्योधन सूरी ने एक किताब लिखी। किताब का नाम क्या था? तो पुस्तक का नाम हमने पढ़ा है कूले माला। उस किताब का नाम, पुस्तक का नाम क्या था? कूले माला था। और इस कूले माला ग्रंथ के अंदर जो है वो हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? तो भाई इसमें मरु भाषा का वर्णन मिलता है। इसका किसका वर्णन मिलता है? मरु भाषा का वर्णन मिलता है। और इस मरु भाषा से ही किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? किसको माना जाए? इसी को हम क्या कह सकते हैं? राजस्थानी कहते हैं। पीछे पढ़ चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक चीज होगी। सेकंड हम चले कि इसका शब्द, राजस्थानी शब्द का सबसे पहले यूज, भाई राजस्थानी शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया? हमने पहले देख लिया, हम रिवीजन तौर पे लेंगे उसको। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन, याद रखना है। मोस्ट नाम किसका नाम है? किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन ने 1912 में किताब लिखी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय भाषा विषयक कोश। भारतीय भाषा विषयक कोश। उपचुप नहीं होना है। अगर आपके हिंदी में आता है तो हिंदी में लिख दो, अंग्रेजी में आता है तो अंग्रेजी में लिख दो। विद्वान आदमी हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। हिंदी में आता है तो लिखना है भारतीय भाषा विषयक कोश। किसके द्वारा लिखी? जॉर्ज अब्राहम, ये अपना क्या, जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन ने लिखी 1912 में। और उसके अंदर सबसे पहले इन्होंने किस चीज का यूज किया? उन्होंने लिखा राजस्थानी। क्या लिखा? राजस्थानी। उद्योधन सूरी ने लिखा क्या? मरु भाषा या मरु वाणी, ठीक है। उसके बाद में आता है कि राजस्थानी भाषा समस्त भारतीय भाषाओं की जननी, यानी वैदिक संस्कृत से इसकी उत्पत्ति है। बात कर ली अपन ने कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई? वैदिक संस्कृत से हुई। और वैदिक संस्कृत जो है वो बाद में क्या बनी भाई? तो वैदिक संस्कृत बन गई आपकी लौकिक संस्कृत। उसके बाद में हमने पूरा चार्ट बना दिया कि लौकिक संस्कृत से फिर प्राकृत, सॉरी पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर मरुभूद्री अपभ्रंश, और उसी से अपने आ गई क्या? राजस्थानी, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब यहां देखो एक मोस्ट क्वेश्चन है, ये आप RS में आ चुका है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, कई बार डायरेक्ट वो पूछा जाता है कि जो जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन है उसने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में विभाजित किया है? तो इसमें 5 मुख्य वर्ग बताए। जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन के अनुसार जो किताब उन्होंने लिखी थी, उस किताब में उन्होंने भारतीय भाषाओं को कितने भागों में विभाजित किया? तो 5 पार्ट बताए। ये याद रखने वाली चीज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है सामान्य रूप से इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। भाई वहां उन्होंने 5 बताए, लेकिन यहाँ पे सामान्य रूप से कितने पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है? 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जा रहा है। वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? दो भागों में जो है वो इसको डिवाइड किया जा रहा है। पहली कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी। पहली है आपकी पश्चिमी राजस्थानी। तो जो राजस्थान के जो पश्चिम वाली ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा ये किस में आ गया? पश्चिमी राजस्थानी वाली भाषा आ गई। अब इसके अंदर देखो कौन कौन सी हो गई? मारवाड़ी हो गई, क्योंकि पूरा का पूरा मारवाड़ कहलाता है। मेवाड़ी हो गई, उसके अलावा जैसे बागड़ी हो गई, शेखावाटी भी इसके अंतर्गत आ गई। तो आपको ध्यान रखना है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी ये किस में आती है? पश्चिमी राजस्थान की बोलियों में आती है। दूसरा है पूर्वी राजस्थान की बोलियां। तो पूर्वी राजस्थान में आ गया ये पूरा का पूरा क्षेत्र, पूरा पूर्वी राजस्थान आ गया, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर आ गई आपकी ढूंढाड़ी, जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है, तो ढूंढाड़ी होगी, फिर हाड़ौती हो गई, फिर मेवाती हो गई, फिर अहिरवाटी हो गई, ठीक है, जिसको राठी भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम आगे का डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बोलियां किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, क्या क्या रचनाएं उसमें हुई, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको मेनली यही याद रखना है कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन जो है उन्होंने 2 प्रकार की बोलियां बताई है। पहली कौन सी बताई? सॉरी 5 वर्गों में विभाजित किया है, लेकिन बेसिक तौर पर राजस्थानी की जो बोलियां हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहली है आपकी पश्चिमी राजस्थानी,
जिसके अंदर मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और राठी शेखावटी बोली है, यानी ये इस क्षेत्र की सारी बोलियां आती है। और दूसरी जो है वो है आपकी पूर्वी राजस्थानी, जिसके अंदर ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी बोली आती है। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अब अगला आता है अपना राजस्थानी साहित्य का को 4 कालों में विभाजित किया, यानी राजस्थानी जो साहित्य है उसको कितने पार्ट में डिवाइड हम करेंगे, इसकी उत्पत्ति जो है उससे संबंधित, तो उसको हम देखते हैं। पहले तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि राजस्थानी जो है उसकी 11वीं शताब्दी में इसका प्रारंभ हो गया था। 11वीं शताब्दी में तो इसका क्या हुआ, प्रारंभ। यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थानी का प्रारंभ कब माना जाता है, तो लगभग 11वीं शताब्दी माना जाता है। 935 में उद्योगतन सूर्य ने कोलेमाला लिखा, उसके अंदर उल्लेख है मरु भाषा का, लेकिन वो साहित्यिक नहीं थी। तो धीरे धीरे आगे बढ़े, 11वीं शताब्दी के अंदर हम इसको मान सकते हैं। और दूसरी चीज आपको यहाँ से ये पूछी जाती है कि वास्तविक स्वरूप में कब आई, तो वास्तविक स्वरूप की अगर हम बात करें, अगर इसके वास्तविक स्वरूप की बात करें तो 16वीं शताब्दी। तो ये 2 चीजें तो याद रखनी है कि प्रारंभ जो है वो 11वीं शताब्दी से मान लो, और इसके जो वर्तमान स्वरूप की बात अगर आप करो तो वो हो गया आपका 16वीं शताब्दी में, ये वर्तमान स्वरूप में जो है बात आ गई। अब राजस्थानी साहित्य का जो इतिहास है, उसको हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, तो उसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं कि इसके कितने भाग है, इसका जो विकास हुआ, राजस्थानी का जो विकास हुआ, उसके 4 अलग अलग पार्ट हैं। तो उन चारों पार्टों को हम देखते हैं। सबसे पहला है आपका प्रारंभिक काल। ठीक है, ये जो प्रारंभिक काल है इसको आदिकाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदिकाल भी कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में पूर्व मध्यकाल, आ गया। और उसके बाद में तीसरा आपका आ गया मध्यकाल, क्या उत्तर मध्यकाल भी बोलते हैं, और ये हो गया आपका आधुनिक काल। तो 4 पार्ट हो गए। पहला है प्रारंभिक काल, जिसको आदिकाल कहते हैं। दूसरा पार्ट है पूर्व मध्यकाल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल, और तीसरा आधुनिक काल। अब इनकी समय रेखा भी हम देखेंगे भाई कम से कम तक है। तो अगर आदिकाल की हम बात करें तो आप यहाँ पे कर सकते हो 1050 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक। ये टाइम लाइन याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से वो है आ सकता है, उठ सकता है कि भाई कब से कब तक आदिकाल था, कब से कब तक जो है वो पूर्व मध्यकाल था, कब से कब तक उत्तर मध्यकाल था। तो पूर्व मध्यकाल आदिकाल हो गया 1050 से 1450, 200 वर्ष के काल है। दूसरा है आपका 1450 से 1650 ईस्वी। तीसरा है आपका 1650 से 1850 ईस्वी। और चौथा जो काल है वो है 1850 से अब तक, जो वर्तमान में चल रहा है उसको वर्तमान काल हो गया, आधुनिक काल हो गया। ठीक है, तो देखिए 1050 से 1450, ये तो कौन सा हो गया, प्रारंभिक काल। कई जगह 1550 भी मिलता है, तो उसमें कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पूर्व मध्यकाल ये एग्जैक्ट है 1450 से 1650, उत्तर मध्यकाल 1650 से 1850 ईस्वी, और उसके बाद में आधुनिक काल 1850 से लेकर अब तक का जो काल है वो क्या कहलाता है, आधुनिक काल कहलाता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखिए कुछ इसके जो रचनाएं हुई, उन रचनाओं के अनुसार इनके नाम कुछ अलग भी है, तो वो नाम भी आपको याद रखने हैं। ये जो काल है प्रारंभिक स्टार्ट का जो समय है, इस समय क्या हुआ कि मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे और लोगों में वीरता की जो भावनाएं हैं वो चरम पे थी। तो जितने भी साहित्यकार हुए उन्होंने ऐसी चीजों की रचना करी जो जन सामान्य को में प्रचलन में हो, जो जन सामान्य को अच्छी लगे। भाई मैं यहाँ रीट की क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि रीट की परीक्षा है।
अभी इस समय जो है वो पटवारी की नहीं पढ़ा सकता। क्यों नहीं पढ़ा सकता? क्योंकि पटवारी की परीक्षा इस समय नहीं है। ठीक है, तो वही था कि जो लोग देख रहे थे, जो लोग पसंद कर रहे थे, उस चीज के लिए साहित्यकारों ने उसी को देखा और उसी को आधार बना के उन्होंने रचनाएं की। तो उस समय चारों तरफ बोलबाला किसका था? वीरता का था। इसलिए वीर रसात्मक काव्य लिखे गए और इसी कारण ये जो समय था इसको क्या कहते हैं? वीर गाथा काल। क्या कहते हैं इसको? वीर गाथा काल। वीर रसात्मक काव्यों की रचना की गई, इसलिए ये वीर गाथा काल कहलाया। अब जैसे ही वीर गाथा काल निकला, 200 साल का समय हुआ, सारा संसार, पूरा जो एरिया था वो युद्ध से थक गया और थकते ही ये जो लोग हैं वो दूसरी तरफ आए और वो जो दूसरी तरफ का जो एरिया था वो शांति से भरा था, जहां साधु संतों ने अपने उपदेश दिए। उन्होंने कहा भाई थोड़ा रुक जाओ। तो ये जो समय था वो बिल्कुल शांति काल, भक्ति से युक्त था। साधु संतों ने अपने संदेश दिए, इसके लिए यूज किया गया भक्ति काल। संत महात्माओं के द्वारा जो है वो रचनाएं हुई और वो सारे उपदेशात्मक रचनाएं। उसके बाद में जैसे जैसे ही भक्ति का समय बीता, भक्ति का समय बीतते ही दो चीजें आई। पहली चीज क्या आई? प्रेम। पहली चीज क्या आई? प्रेम। सभी के मन में जो है वो प्रेम उमड़ गया। भाई लगातार जो है वो सुन रहे थे कि भगवान ऐसे है, वो है, रही हुए है, तो उन सारी चीजों से दुखी हो गए। तो कुछ जीवन में जो है वो उन्होंने कुछ नया करने की सोची। तो उस समय जो है वो प्रेम जो है, जिसको हम रीति कहते हैं, ठीक है, प्रेम जो है वो जन सामान्य में प्रचलन में आ गया। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में जो रचनाकार थे उन्होंने रीति परक रचनाएं रची और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये देखा कि प्रेम में अंधे होकर कुछ शासक पथभ्रष्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो उनको रास्ते में लाने के लिए उन्होंने नीति परक रचनाएं भी रखी कि भाई ढंग से रहो। जैसे बिहारी ने कहा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सु बंधे और आगे कौन हवाल। ठीक है, तो जो रीति में पड़े रहते हैं उनको रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने क्या किया? नीति परक रचनाएं की। जैसे राजियन की रचनाएं जो इस समय कह सकते हैं हम, राजा की जो रचनाएं हैं वो इस सीरीज में आ सकती हैं। रीति और नीति का काल, इसको क्या कहते हैं? रीति और नीति का काल। और आधुनिक काल 1850 से अब तक, तो इसको कह सकते हैं विविध विषयों का काल। इसमें किसी एक विषय पर रचनाएं नहीं हुई, अलग अलग विषय पर रचनाएं हैं, तो विविध विषयगत काल। विविध विषयगत काल। तो आपको याद रखना है कि ये जो अपना राजस्थानी जो साहित्य है, राजस्थानी साहित्य का जो इतिहास है, राजस्थानी साहित्य का जो इतिहास है, उसके लिए आप अगर ये चीज याद रख लेते हैं तो आपके 100% क्वेश्चन इसमें से ही आ जाएगा। अगर इतिहास में से क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक बार फिर हम बेसिक से इसको देख लेते हैं कि भाई राजस्थान का जो खुद प्रारंभ है उसको कब मानते हैं? 11वीं शताब्दी से मानते हैं। आधुनिक स्वरूप की हम बात करें तो 16वीं शताब्दी में यह कहते हैं कि वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। उसके बाद में इसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है। कौन कौन से है भाई? प्रारंभिक काल, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्रारंभिक काल को आदिकाल कहते हैं। समय की बात करें तो 1050 से 1450 ईस्वी का टाइम है और वीर रसात्मक काव्य रचे गए, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वीर गाथा काल भी हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है पूर्व मध्यकाल। समय था 1450 से 1650 का, भक्ति से संबंधित रचनाएं हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? भक्ति काल कहते हैं। उसके बाद में आपका आता है उत्तर मध्यकाल, 1650 से 1850, रीति और नीति पर रचनाएं आई, इसलिए इसको कहते हैं रीति और नीति का काल। और उसके बाद में 1850 से लेकर अब तक का जो समय है उसको कहते हैं विविध विषयगत काल। विविध विषयों से संबंधित था, इसलिए इसको कहा गया है विविध विषयगत काल। तो ठीक है, आपको ये चीज मुझे लगता है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट में चलते हैं हम, ना। अब देखो, जो हमने पीछे बात करी उसको हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले राजस्थानी साहित्य का जो काल है उसको कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया? तो 4 भागों में हमने इसको बांटा है। ठीक है, पहला कौन सा है? प्राचीन काल, जिसको वीर गाथा काल भी आपने नाम दिया। समय की हमने बात की तो समय इसका था 1050 से लेकर 1450 ईस्वी, 1050 से लेकर
1450 ईस्वी का जो समय था वो इसके अंदर काउंट हुआ। रासो और रास साहित्य की रचना इसमें की गई। देखिए रासो जो साहित्य है वो वीर रसात्मक साहित्य था, जैसे पृथ्वीराज रासो, छत्रपति रासो, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की गई भाई? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? चंद्रप्रदायी के द्वारा की गई। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज रासो में किसकी रचना, सॉरी पूरा किसने किया? तो इसका पुत्र था पृथ्वीराज का, सॉरी चंद्रप्रदायी का जलहन। आपको मैंने तराइन का युद्ध पढ़ाया है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन से युद्ध का वर्णन है। तो भाई इसमें आपको कह सकते हो कि तराइन के दोनों युद्धों का वर्णन है। तराइन के युद्ध का वर्णन है। और पृथ्वीराज की जो मृत्यु है वो कहाँ पे बताई गई है? तो पृथ्वीराज की मृत्यु इसके अंदर बताई गई है। कहाँ पे, किस जगह बताई गई है? तो वो बताई गई है कहाँ पे? वहां पे गौरी के पास में। तो वो सारा वर्णन इसमें है। इसी तरह से है छत्रपति रासो। छत्रपति रासो की रचयिता कौन है? तो छत्रपति रासो की रचयिता है काशी छंगानी। कवि काशी छंगानी, ठीक है। ये जो काशी छंगानी है, इन्होंने इसमें किस चीज का वर्णन किया है? तो आपको याद होना चाहिए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं मतीरे की राड़। मतीरे की राड़। अब ये किस किस के बीच में हुआ मतीरे की राड़? तो आपको याद रखना है 1644 में हुआ। और ये मुख्य रूप से कहां पे हुआ था? तो एक गांव था, सॉरी नागौर बीकानेर। तो नागौर और बीकानेर के बीच में ये युद्ध हुआ। उस समय नागौर का शासक था, वो महान प्रतापी शासक के उस समय के थे नागौर में। नागौर के शासक थे अमर सिंह, और वहीं बीकानेर के भी कम नहीं थे, करण सिंह, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मतीरे की राड़ हुई। और राड़ किस गांव के विवाद को लेके हुई? तो गांव का नाम आप याद रख सकते हो, जाखड़िया। जाखड़िया गांव, जाखड़िया गांव को लेकर जो है वो विवाद इसमें हुआ था। आपको शॉर्ट में हम बात करें तो देखिए ये जो जाखड़िया गांव था ना, इस गांव की सीमा जो है वो बिल्कुल नागौर और इससे मिलती थी, दोनों से, नागौर और बीकानेर के बॉर्डर पे ये गांव था। तो इन्होंने क्या किया कि नागौर वालों ने यहाँ पर एक मतीरे की बेल बोई। ये बेल को पानी किसने सींचा? नागौर वालों ने सींचा। संजोग से ये बेल यहाँ उगी और उग के घूमती 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 कहाँ चली गई? बीकानेर के की जो सीमा थी उसमें चली गई। अब वो आपने ऋषि फिल्म का गाना सुना होगा ना, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना ही नहीं रोके। तो भाई ये तो प्राकृतिक चीजें, इनको तो कोई रोकने वाला था ही नहीं। अब लड़ाई कहाँ हुई कि यहाँ पे एक मतीरा लग गया, यहाँ पे लग गया है कि मतीरा, ठीक है। कहाँ पे? बीकानेर में। और लड़ाई इस बात पे हो गई, इन्होंने कहा भाई हम क्या करें, ठीक है। तो इन्होंने कहा भाई ये मतीरा कौन खाएगा? तो बीकानेर वालों ने कहा हम खाएंगे, और इन्होंने कहा हम खाएंगे, ठीक है। तो दोनों के बीच में आपस में क्या हो गया? विवाद हो गया। और बस इसी विवाद को लेकर जो है वो लड़ाई हो गई। लास्ट में इसमें विजय हुई किसकी? अमर सिंह जो है वो इसमें जीते। अमर सिंह इसमें क्या रहे? विजेता रहे, ठीक है। अमर सिंह इसमें क्या रहे? विजेता रहे। और इस तरह से जो है इस पूरे युद्ध का वर्णन जो है वो किसने किया गया? छत्रपति रासो में जो कवि काशी छंगानी है उन्होंने किया है। दूसरी इसके अंदर जो रचनाएं रची गई वो रास साहित्य, यानी कि जो रास साहित्य है वो मुख्य रूप से जैन धर्म के जो लोग थे उन्होंने इसकी रचना की, जैनों के द्वारा इसकी रचना की गई। और आप पढ़ते हैं ना, बरतेश्वर बाहुबली घोर, बरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है। इस तरह के जो रास साहित्य, रासों और रास साहित्य की रचना किसने की गई?
इस काल में की गई, वीर गाथा काल के अंतर्गत की गई। वीर रसात्मक काव्यों का सृजन इसमें किया गया, ये हमने पढ़ लिया है। वीरता प्रधान कार्यों की प्रधानता थी, हमने पहले बात कर ली कि भाई इस समय जो है वो लड़ाई दंगे वाली बात हो रही थी, तो सारे में वीरता भरी हुई थी कूट कूट के, तो वीरता प्रधान इसमें थे। श्रीधर व्यास की महत्वपूर्ण रचना रणबल छंद, देखो ये याद रखने वाली चीज है, मोस्ट चीज है कि इस समय की जो रचनाओं को अगर हम लेना चाहें तो हमने दो तो ऊपर बात करी, कौन कौन सी, एक काशी छंगानी की छत्रपति रासो, और एक पृथ्वीराज इसकी पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की। और एक हम इसमें ले सकते हैं कि श्रीधर व्यास की रचना है जिसका नाम है क्या, रणबल छंद। जैन रचनाकारों की रचनाओं का भी उल्लेखनीय योगदान इस काल में रहा। तो मुख्य रूप से जो है ये जो है वो वीर रस से संबंधित काल इस समय का था। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला था पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल हमने नाम दिया। 1450 से 1650 का जो समय था इसको हमने पूर्व मध्यकाल नाम दिया, भक्ति काल के रूप में। अब इसमें भक्ति क्यों आई, क्योंकि इस काल में राम दादू पंथ, नाथ पंथ, अलखिया संप्रदाय और विष्णोई संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, ये मुख्य रूप से संत हुए। और इन संतों ने क्या किया, इन संतों ने अपना योगदान दिया, किस चीज के अंदर, उपदेश दिए, और सबको क्या कहा, भाई नाम स्मरण करो, भगवान का नाम लो, निर्गुण की उपासना करो, और गुरु की महत्ता, गुरु गोविंद दो खड़े खाके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। ठीक है, इस तरह की रचना इस समय हुई, तो लोगों के मन में जो है वो ये भावना पैदा हो गई, और वो वीर से जो है वो हटके किस तरफ आ गए, तो वो वीर से हटके किस तरफ आ गए, भक्ति की तरफ आ गए, और इससे ये जो समय था इसको क्या नाम दे दिया गया, भक्ति काल। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कुछ रचनाओं को हम देखें तो इसमें भक्त शिरोमणि मीराबाई के पद जो है वो मुख्य रूप से है, जैसे मीराबाई ने जो लिखे राग सोरठ, ठीक है, तो मीराबाई के जो पद है वो इसी समय में सारे के सारे आते हैं। इसके अलावा पृथ्वीराज राठौड़ ने एक रचना लिखी, वेली कृष्ण रुक्मणी री। ठीक है, ये पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो कहाँ के थे भाई, तो ये बीकानेर के थे, बीकानेर के थे। और कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि ये जो रचना है इसमें 1000 हाथियों का ताकत है, 1000 हाथियों का बल जो है वो इस रचना के अंदर है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने किसके लिए कहा, बेली कृष्ण की रुक्मणी की जो ये रचना की गई उत्तरी बीकानेरी में, हम अगर शॉर्ट में लेते हैं तो उसमें ये की गई है। इसके साथ साथ माधोदास ददवाड़िया ने लिखी राम रासो, ये किताबों के नाम आपको याद रखने, नाम भी पूछे जा सकते हैं। माधोदास ददवाड़िया ने लिखी राम रासो। ईश्वर दास जी जो है उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी, में हरिरस, देवयान, इसके अलावा सयाजी झूला ने लिखी नाग दमन, ये इस समय की महत्वपूर्ण रचनाएं। एक बार फिर से आप इनको देख लीजिए। सबसे पहले गीत गोविंद राग सोरठा और मीराबाई की जितने भी पद हैं वो सारे के सारे इसमें समाहित होते हैं। दादू दयाल की वाणी है, विष्णोई धर्म से संबंधित जितनी पुस्तकें, यानी संतों से रिलेटेड जो भी साहित्य है वो इसमें आएगा, आप इसमें शामिल कर सकते हो। इसके अलावा जैसे हम देखना चाहें तो माधोदास ददवाड़िया ने लिखी रामरासो, ईश्वर दास ने हरिरस और देवयान लिखी, हरिरस और देवयान। ठीक है, इसके अलावा सयाजी झूला जो है इन्होंने नाग दमन नामक ग्रंथ की रचना इस समय। तो ये सारे के सारे ग्रंथ जो है वो किसके अंदर शामिल हो गए, भक्तिकालीन जो मध्यकाल, जो पूर्व मध्यकाल का समय था उसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है अपना उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को हमने लिखा 1650 से 1650 से लेकर 1850, 1650 से 1850 तक का काल किसके अंदर शामिल हो गया, उत्तर मध्य काल के अंदर शामिल हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि भक्ति से लोग जो है वो प्रेम और नीति की तरफ आ गए, तो श्रृंगार रस से परिपूर्ण रचनाएं इस समय हुई, और नीति रस जो है परक रचनाएं भी इस समय हुई। राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल था, यानी ज्यादा कोई उथल पुथल वाली चीज नहीं थी, लोग आनंद मग्न और शोक में शोक मोह से
जीवन यापन कर रहे थे। इस काल में श्रृंगार रीति तथा नीति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की गई। मैंने आपको बताया कि इस समय जो है वो कुछ रचनाएं प्रेम से युक्त थी, तो कुछ रचनाएं जो है नीति परक थी, जैसे रजिया के शोर थे। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो कवि मंछाराम का रघुनाथ रूपक, नाम याद रखने वाला है। रघुनाथ रूपक की रचना किसने की? तो कवि मंछाराम। रघुनाथ रूपक किसकी रचना है? कवि मंछाराम की। तथा संबोधन परक नीति कारकों में राजियारा सोरठा, चकरियारा सोरठा, बहरियारा सोरठा और मोतियारा सोरठा जो है मुख्य रूप से रचनाएं की। संबोधन यानी किसी को संबोधित करके जो है ये रचनाएं की गई और उनको समझाया गया कि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो ना वो रास्ता गलत है, सही नहीं है। तो आपको एक बार फिर से देखना है कौन कौन सी रचनाएं। कवि मंछाराम का था रघुनाथ रूपक, जो श्रृंगार रस से रिलेटेड पुस्तक थी। इसके अलावा लोगों को संबोधित करते हुए राजियारा सोरठा, चक्रियारा सोरठा, बहरियारा सोरठा और मोतियारा सोरठा, इस तरह की सोरठों की रचना की, छोटे छोटे दोहों की रचना की गई, जिनके माध्यम से लोगों को नीतिगत जानकारियां प्रदान की गई। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है आधुनिक काल। अब उसके बाद में आधुनिक काल आ गया, यानी 18वीं शताब्दी, 1850 के बाद का काल। 1850 से लेकर जो वर्तमान समय तक का जो काल है वो इसमें आता है। इसमें विविध विषयों में देखिए अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो अलग अलग प्रकार के जो विषय थे उनको लेकर, जैसे नारी चेतना है, शिक्षा है, जागरूकता है, इस तरह की चीजों को लेकर जो है वो अलग अलग रचनाएं हुई। कहीं प्रेम परक रचनाएं भी थी, तो कहीं जो है वो प्राचीन घटनाओं, ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर वीर रस से युक्त रचनाएं भी इसमें की गई। 1850 से इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ साथ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम जो है उसका भी इस पे बहुत प्रभाव रहा, और इसके कारण जो है वो समाज में नवीन चेतना का संचार हुआ, और यही से लोग जो कवि हैं उन्होंने जो है वो देशभक्ति से परिपूर्ण रचनाएं भी इसमें की। तो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हो अपना सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं जो है वो इसके अंदर शामिल की जा सकती है। इसके साथ साथ बांकीदास की रचनाएं इसके अंदर शामिल की जा सकती है। बांकीदास ने लिखा था आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर नाम से उन्होंने एक गीत लिखा था, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था। ठीक है, और इसी तरह सूर्यमल मिश्रण ने भी बड़ी ही महत्वपूर्ण 1857 क्रांति में योगदान देते ऐसी वीर रस से युक्त रचनाएं इन्होंने लिखी थी कि इलान देनी अपनी हालरियो हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए, सैनी सबरी हो सकी और दो उल्टी दाए, दूध ल जाने पूत सम और वलय न जाने ना है। तो इस तरह की रचनाएं जो है उस समय पे कवि सूर्यमल मिश्रण ने की। इसके साथ साथ कवि बांकीदास ने भी इस तरह की रचनाएं की। आप इसमें केसरी सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ की रचनाएं जो है उनको भी आप इसमें ले सकते हो। तो 1857 की क्रांति से ओतप्रोत रचनाएं इस समय की गई। राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास, जब अपन ने बात करी, बांकीदास जो है वो कहाँ के कवि थे? मारवाड़ के थे। आप लिख सकते हो मानसिंह के दरबारी कवि थे, मारवाड़ के शासक मानसिंह के दरबारी कवि थे। और इसके साथ साथ बूंदी के सूर्यमल मिश्रण, बूंदी के जो सूर्यमल मिश्रण थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो बूंदी के शासक थे राम सिंह। ठीक है, तो राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने जो है वो इसमें शंखनाद फूका। बांकीदास की रचनाएं वीर सतसई, छंदोमयूख और रामर जाट जो है प्रमुख है। सॉरी, ये बांकीदास की नहीं है, ये सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं, सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, वीर सतसई, छंदोमयूख और रामर जाट, वीर सतसई, छंदोमयूख और रामर जाट किसकी रचनाएं? सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं। तो ये जो है वो आधा चैप्टर अपना हो गया। बाकी चैप्टर जो है वो अगले क्लास में हम कर लेंगे, क्योंकि ये काफी लंबी हो जाएगी। अगली क्लास में हम इसको पूरा कर लेंगे। और आप निश्चित रूप से यकीन मानिए कि इस क्लास से बाहर रीट की परीक्षा में जो है वो एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। और नहीं, रीट नहीं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें राजस्थानी साहित्य से संबंधित चीज पूछी जाती है कंप्लीट आपको इस क्लास में मिल जाएगा। नोट्स जो है वो आपको अपने ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, और एक बार फिर से जाते जाते आप जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच।